टॉपिक है वो है गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिकल। यानी जो प्रैक्टिकल्स होंगे आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, उसके रिलेटेड क्या क्या हिदायत है, उसके रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो साइकोलॉजी है, जो आपका ये कोर्स था बीपीसीसी 131 फाउंडेशंस इन साइकोलॉजी, इसमें जो अहम चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि इसमें प्रैक्टिकल्स में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो आपका एकेडमिक काउंसलर होगा, उसका वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो आपके प्रैक्टिकल्स किस तरीके से करवाएगा, और जो लर्नर्स होंगे, जो सीखने वाले होंगे, उनके लिए क्या अहम ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, क्या अहम ज़रूरी मालूमात है जो उनको जानने की ज़रूरत है। और फिर इनका इवैल्यूएशन यानी जो इसका एग्जामिनेशन होगा वो किस तरह से होगा, उन चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो आपका ये यूनिट रहा, जो आपका ये कोर्स रहा, जिसका कोड बीपीसीसी 131 था, फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए आपको चार चीज़ें जो है वो कंप्लीट करने की ज़रूरत है। एक है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, यानी आपको एक असाइनमेंट देना है जो बिल्कुल एक प्रॉपरली ट्यूटर से मार्क्ड होगा। आपको प्रैक्टिकम सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे, यानी जो भी प्रैक्टिकल सेशंस है जिनमें आपको प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करना है, जो सही में आपको एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, कंडक्ट करना है प्रैक्टिकल्स, उसकी रिजल्ट्स, स्कोरिंग वगैरह निकालनी है, उसकी जो आपको नोटबुक बनानी है, तो वो कुछ सेशंस में होंगे। और वो सेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मैंडेटरी है आपके इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद जो तीसरी चीज है वो है थियरी, थियरी का कंपोनेंट। यानी जो थियरी का कंपोनेंट है बीपीसीसी 131 में, जो भी कंपोनेंट्स है जो आपको थियरी में इंक्लूडेड है, जैसे इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, पर्सनालिटी है, वो सारी जो कंपोनेंट्स है उन पे आपका एक एग्जामिनेशन होगा, यानी उस पे एक टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपको बजाबता पूरी तौर से एग्जामिनेशन में जाना पड़ेगा, थियरी का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट होगा, जो बीपीसीसी 131 है, फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी, थियरी के अलावा इसका एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, और उसके लिए भी आपका एक कंप्लीट एक एग्जामिनेशन होगा, एक टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जो लेबोरेटरी के कंपोनेंट्स हैं वो 2 क्रेडिट्स के होते हैं, यानी 50 मार्क्स के होंगे। 2 क्रेडिट्स मीन्स 50 मार्क्स। इसमें आप सीखेंगे कि टेस्ट का इंतजाम, जो जो आप एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, इसको टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, वो कैसे करेंगे। आप कैसे लेबोरेटरी सेटअप में इस कंट्रोल शुदा हालात में इस तजुर्बे को करेंगे। यानी आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करने पड़ेंगे। यानी आपको कोई एक क्वेश्चनियर लेना पड़ेगा और उसी क्वेश्चनियर के बेसिस पर आपको जो है किसी की पर्सनालिटी को असेस करना पड़ेगा, या कोई भी चीज जानने की जरूरत होगी आपको, कोई भी कॉग्निटिव, कोई भी बिहेवियर से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट होगा, उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट, या जो भी चीज है, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, उनके लिए आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा, साइकोलॉजिकल टेस्ट के अलावा, आपको कंट्रोल एक मैकेनिज्म में, कंट्रोल शुदा हालात में, एक लेबोरेटरी सेटअप में आपको जो है एक्सपेरिमेंट भी करना है। यानी आपके 2 चीजें हैं इसमें, एक तो लेबोरेटरी सेटअप है और आपका एक्सपेरिमेंट भी है। तो जो टेस्ट और एक्सपेरिमेंट होंगे ये अलग अलग मौजूआत पे होंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे होंगे, जो बीपीसीसी 131 में आपने पढ़े होंगे, या फिर अगर नहीं भी पढ़े होंगे आपने अभी, उनको आपने, उनकी कोई क्लास आपने अटेंड नहीं की होगी, लेकिन जो बीपीसीसी 131 में टॉपिक्स इंक्लूडेड है उसके रिलेटेड ही आपको एक्सपेरिमेंट करना है, उसके रिलेटेड ही आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करना है। और जब आप लेबोरेटरी में आएंगे, आपको जो ये प्रैक्टिकम सेशंस अटेंड करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जरूरी है आपको इस लेबोरेटरी कंपोनेंट को पास करने के लिए। जो लैब का काम करोगे आप, वो बराह रास्त एक निगरानी में होगा, यानी एक सुपरविजन में होगा, जो एकेडमिक काउंसलर सुपरवाइज करेंगे। आप जो भी कंडक्ट करेंगे इस टेस्ट को, इसकी स्कोरिंग करेंगे या इसके रिजल्ट्स निकालेंगे, फिर फाइंडिंग्स की इंटरप्रिटेशन करेंगे, उन वो सारा प्रोसीजर जो है वो आप एक सुपरविजन के अंदर करेंगे, एक निगरानी के तहत करेंगे, जो बिल्कुल एक एकेडमिक काउंसलर की निगरानी में होगा।
वो आपके इन प्रैक्टिकल सेशंस को पूरी तरीके से नज़र रखेंगे, पूरी तरीके से इसकी निगरानी करेंगे और आपको इन सारी चीज़ों में जो है ना, वो सब कुछ इसमें हेल्प करेंगे, आपको सिखाएँगे इसके बारे में। आपका जो भी एथिकल इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि जो हमारा साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, ये रिलेटेड है टू द ह्यूमन बिहेवियर। इसमें हम इंसान के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो उसमें कुछ एथिकल इश्यूज़ आ जाते हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद अ ह्यूमन, व्हेन यू आर डीलिंग विद अ पर्सन, किसी इंसान के साथ आप डील करते हैं, तो कुछ एथिकल कंसिडरेशंस बहुत ज़रूरी होती है। यानी कुछ इखलाकी मसाइल आ जाते हैं, जिनको सीखना आप लेबोरेटरी के काम के दौरान ही आप इसको समझेंगे, आपको इसकी समझ आ जाएगी और आप इसको लागू भी कर सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों को फॉलो करना है, कैसे इन सारे प्रोसीजर्स को करते वक़्त आपको इन एथिकल इश्यूज़ का जो है आपको ख्याल रखना है। जो माहिर नफ्सियात है, यानी जो साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, कई सालों से बहुत सारे ऐसे मेथड्स, बहुत सारे ऐसे रिसर्च प्रोसीजर्स निकाले हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्च मेथड्स निकाले हैं, जिनसे उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे उसको समझेंगे। तो उसको समझने के लिए कई सारे तजुर्बे किए गए, कई सारे ऐसे रिसर्च साइंटिफिक स्टडीज की गई और ये साइंटिफिक स्टडी जो होती है, ये बिल्कुल इस चीज को देखती है कि हम किसी के बिहेवियर को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को, किसी बिहेवियर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसको जो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कोई दो चीजें कैसे रिलेटेड है, किन किन चीजों का असर बिहेवियर पर होता है और फिर उन चीजों को एक कंट्रोल शुदा हालात में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम किसी के बिहेवियर को जो है हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। और ये सारा कुछ एक साइंटिफिक मैकेनिज्म से होता है। और जो ये साइंटिफिक मैकेनिज्म है या जो भी ये मेथडोलॉजी है, जो रिसर्च मेथड्स है, रिसर्च प्रोसीजर्स है, उनको जानने के लिए हमारे पास कई सारे ब्रांच है साइकोलॉजी में। जैसे साइकोमेट्रिक्स है। साइकोमेट्रिक्स क्या करता है, वो जो भी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स है, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना, जैसे इंटेलिजेंस है, ये भी एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। जैसे पर्सनालिटी है, ये एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। यानी बहुत सारे जो भी पर्सनालिटी के रिलेटेड आइडियाज है, जो एक पर्सनालिटी को, कंप्लीट पर्सनालिटी को डिफाइन करने में हेल्प करती है, तो वो सारी चीजें जो है वो एक कंस्ट्रक्ट बनाती है, एक पर्सनालिटी का कंस्ट्रक्ट बनाती है। तो उन कंस्ट्रक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। वो हम कैसे करते हैं, वो हम इन्हीं मेथड्स, इन्हीं प्रोसीजर्स की मदद से करते हैं। तो जो हमारा एक ब्रांच है साइकोलॉजी का, जिसको हम साइकोमेट्रिक्स कहते हैं, उसमें हम ये जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं, ये जो हमारे जैसे इंटेलिजेंस है, जैसे पर्सनालिटी है, जैसे मेमोरी है, या लर्निंग है, या परसेप्शन है, इन चीजों को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनको कुछ मैथमेटिकल जो है ना नंबर्स देते हैं, हम मेजर करने की कोशिश करते हैं, हम उनको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और वो सारा हम साइकोमेट्रिक्स में करते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिकली इसकी दो ब्रांच है, मेन दो शाखे हैं, वो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और वो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम तजुर्बात करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जैसा कि आप देखते हो, नाम से ही पता चलता है कि इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते होंगे, यानी इसमें हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमें लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, हमें कुछ apparatus की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अटेंशन को स्टडी कर रहे हैं, तो अटेंशन को स्टडी करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी जिससे आप बिल्कुल उस अटेंशन को जो है अंडरस्टैंड कर सकते हो, किसी को अटेंशन में ला सकते हो, किसी का जो वो फोकस है, उसका जो वो अटेंशन स्पैन है, वो चेक कर सकते हैं। तो जैसे स्टेथोस्कोप है, तो उससे हम अटेंशन को स्टडी करते हैं, या इसी तरीके से परसेप्शन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो अलग अलग apparatus होते हैं जिनसे हम इन चीजों को जानते हैं। दूसरा जो हमारा इसमें ब्रांच है, वो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम साइकोलॉजिकल टेस्ट को पर्टिकुलरली लेते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है, ये एक पर्टिकुलरली एक स्टैंडर्ड एक मेजरमेंट होता है, जो एक बहुत ही एक प्रॉपर प्रोसीजर से जो है कंप्लीट किया गया होता है, एक प्रिपेयर किया होता है बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में।
और वो टेस्ट जो होता है वो किसी भी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट या किसी भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल को मेजर करने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी को आपको अंडरस्टैंड करना है तो आपके पास पर्सनालिटी टेस्ट होंगे। इंटेलिजेंस को आप स्टडी कर रहे हो तो आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे। और ये टेस्ट की जो यूटिलाइजेशन है, इसकी जो एप्लीकेशन है, वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो अभी जो प्रैक्टिकल के रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उनको पहले आपने देखा कि 4 चीजें आपको कंप्लीट करनी है। आपको असाइनमेंट देना है, आपको जो है आपके प्रैक्टिकल सेशंस हो जाएंगे। तीसरी चीज जो इसमें थी कि आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, यानी एक लेबोरेटरी कंपोनेंट होगा इसमें। वो चीज आपको करनी पड़ेगी एकेडमिक काउंसलर की सुपरविजन के अंडर। और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करने पड़ेंगे और आपको एक एग्जामिनेशन पूरी तरह से देना पड़ेगा। जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा वो थियरी पर भी होगा और वो लेबोरेटरी कंपोनेंट भी उसमें इंक्लूड होगा, यानी उसमें भी वाइवा होगा, उसमें भी वाइवा वोस होगा। और पर्टिकुलरली आपको जो जो आप एडमिनिस्टर करेंगे ना, जो आप आएंगे एक्सपेरिमेंट करने, जो आप आएंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट करने एक लेबोरेटरी सेटिंग में एकेडमिक काउंसलर की सुपरविजन में, वो टेस्ट जो होंगे उस की भी एक वेटेज होगी, उसके भी मार्क्स होंगे। इन एडिशन के आपका एक वाइवा होगा और आपका एक एग्जामिनेशन होगा, टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो पहले ये चीज है कि जो भी इल्मी अमल है, जो भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस है जो आपने बीपीसीसी 131 में पढ़े होंगे, उनका जो सारा उसमें जो कुछ कंसेप्ट्स होंगे उन पर ही आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कोई एक एक्सपेरिमेंट करना है और कोई एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करना है। यानी आपको जो प्रैक्टिकल होगा वो आप 2 चीजों पे करेंगे, यानी एक टेस्ट होगा, एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट होगा जिसमें आप बराह रास्त एक बिल्कुल एक apparatus का इस्तेमाल करेंगे। एक जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसमें कोई एक्सपेरिमेंट, उसमें कोई ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल apparatus होगा जिसका इस्तेमाल, जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूलर लायर इल्यूजन आप चेक कर रहे हैं तो उसके लिए एक म्यूलर लायर इल्यूजन का एक apparatus आता है जो आप स्टडी, जो उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। या आप बायलेटरल ट्रांसफर पर स्टडी कर रहे हैं तो आपको मेमोरी ड्रम की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे आपको पर्टिकुलरली कोई ना कोई apparatus सामने होगा जब आप तजुर्बा करेंगे। और जब आप टेस्ट करेंगे उसके लिए आपको कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास ऑलरेडी किसी ने जो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर से बनाए गए टेस्ट है, जो हमारे पास अवेलेबल टेस्ट है, जो जो किसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट, जो किसी पर्टिकुलर एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल को स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी है, तो ईपीक्यू जो है, आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी जो है, पर्सनालिटी टेस्ट है। इसी तरह से 16 पीएफ जो है वो कैटल का जो 16 पीएफ है वो भी पर्सनालिटी का टेस्ट है। यानी आपको टेस्ट जो होंगे 2 में से एक करने हैं, या तो आपको ईपी को करना है या तो आपको 16 पीएफ करना है। और जो आपका एक्सपेरिमेंट होगा वो भी 2 में से एक होगा, या तो आपको म्यूलर लायर इल्यूजन का टेस्ट का एक्सपेरिमेंट करना है या आपको बायलेटरल ट्रांसफर पर एक्सपेरिमेंट करना है। यानी आपके पूरे प्रैक्टिकल में एक टेस्ट होगा और एक एक्सपेरिमेंट होगा, यानी 2 ही चीजें आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में इंक्लूड होनी चाहिए और 2 ही चीजें जो है आपने इनको कंडक्ट किया होगा, इन एक्सपेरिमेंट्स को किया होगा, इनको सीखना है। जो नफ्सियात की लेबोरेटरी होती है उसमें 2 प्रैक्टिकल मुनक्कद किए जाते हैं। जैसे आपको 4 दिए गए थे यहाँ पे, ईपीक्यू, 16 पीएफ, और आपको दिया गया था म्यूलर लायर इल्यूजन, और दिया गया था बायलेटरल ट्रांसफर। ये आप चॉइस रहेगी कि आप कौन सा इन चारों में से कौन से 2 आप करना चाहते हैं। यानी एक तजुर्बा करेंगे और एक टेस्ट करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक साइकोलॉजिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल नोटबुक जो होगी आपकी वो बिल्कुल एक कंप्लीटली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होनी चाहिए। यानी उसमें एक टाइटल पेज होना चाहिए, यानी जो उसका पहला फ्रंट पेज होगा उसमें एक टाइटल पेज होना चाहिए और उसमें एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जो आपका टाइटल पेज होना होगा वो बिल्कुल इस तरीके से, उसका फॉर्मेट जो होगा, जो आपका टाइटल पेज का फॉर्मेट होगा आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक पर, वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे प्रोग्राम कोड आप मेंशन करेंगे, बीएजी कोड, उसके बाद आप अपने कोर्स का कोड मेंशन करेंगे, उसके बाद आप टाइटल मेंशन करेंगे, टाइटल के बाद नेम एंड एनरोलमेंट, फिर आपका एड्रेस रहेगा, फिर आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आपके रीजनल सेंटर का नाम है, डेट वगैरह है, और अपना सिग्नेचर आप साथ में बिल्कुल इस फॉर्मेट में करेंगे जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। और आपकी एक सर्टिफिकेट भी इसमें शामिल होगी, यानी
जैसे ये दिया गया है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, अपना नाम इंक्लूड करेंगे, आप अपने कोर्स का नाम इसमें इंक्लूड करेंगे कि ये प्रैक्टिकल वर्क जो है ये पीपीसीसी 131 प्रैक्टिकल का जो पार्ट है। उसके बाद अपना सिग्नेचर, सारी डिटेल्स अपनी, रीजनल सेंटर का नाम, प्लेस का नाम, डेट डेट जो भी होगा उस दिन, और अपने अपना जो सिग्नेचर होगा एकेडमिक काउंसलर का जो आपको सुपरवाइज कर रहे थे जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या कोई भी टेस्ट आपने एडमिनिस्टर किया, उसमें रिजल्ट स्कोरिंग वगैरह करने में आपको हेल्प की होगी, वो एकेडमिक काउंसलर का नाम, उसका डिजिग्नेशन, उनका प्लेस, डेट वगैरह, वो सब चीजें जो है आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और ये डेट कब का आएगा? ये डेट उस दिन का आएगा जिस दिन अपनी कॉपी आप सबमिट करेंगे, यानी आपकी प्रैक्टिकल कॉपी जिस दिन सबमिट होगी उस दिन का डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो दो चीजें, पहला फ्रंट पेज जो होगा वो होगा टाइटल पेज, और टाइटल पेज का फॉर्मेट बिल्कुल इस तरीके से होगा, ये चीज आप नोट करेंगे, और आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल इस तरीके से होगा, ये आपका सेकंड पेज रहेगा। और जो ये प्रैक्टिकल नोटबुक होगी ये कौन साइन करेंगे? इसका बिल्कुल इवैल्यूएशन जो होगा वो आपका एकेडमिक काउंसलर यानी जो आपका तालीमी मुशीर है वही देखेंगे, यानी जो जो आपको सुपरवाइज कर रहे थे, जो आपको सिखा रहे थे, जिनके अंडर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, जिनकी सुपरविजन के अंडर आपने ये टेस्ट किया, वही सुपरवाइजर, वही एकेडमिक काउंसलर आपकी नोटबुक भी चेक करेंगे। और इसकी जो वेटेज होगी, जो एग्जाम मतलब जो इसके मार्क्स होंगे, क्योंकि ये 2 क्रेडिट्स है इस प्रैक्टिकल कंपोनेंट के, तो इस प्रैक्टिकल कंपोनेंट में जो 70% वेटेज होगी वो होगी आपकी एक प्रैक्टिकल नोटबुक, और आपका एक इंटरनल होगा, यानी इंटरनल में ये सब चीजें इंक्लूड होंगी। एक तो आपके वो सेशंस जो आप प्रैक्टिकल करने आएंगे, बस आपका एक प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में, साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में आएंगे, वहां पे जो आप प्रैक्टिकल करेंगे उसकी भी वेटेज होगी, और जो आपकी नोटबुक होगी जितनी अच्छे से आपने उसको मेंटेन किया होगा, जितना प्रॉपरली, जितना परफेक्शन के साथ आपने उसको बनाया होगा, जो जो चेक करेंगे आपके एकेडमिक काउंसलर, उस पे जो वेटेज होगी मार्क्स की वो 70% होगी, यानी 70% जो 2 क्रेडिट्स में से जाएंगे वो आपकी इंटरनल इवैल्यूएशन होगी। और आपका एक वाइवा वोस होगा, यानी आपका एक जो एक्सटर्नल होगा, जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा इस लेबोरेटरी कंपोनेंट का, वो होगा आपका एक तो आपका वाइवा होगा इसमें, प्लस वाइवा के साथ साथ आपको इसमें जो है ना, जो आपका प्रैक्टिकल कोई भी होगा वो आपको लिखना है। टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपको वो याद करके उसके सारे वो प्रोसीजर्स, उसके सारे जो भी उसमें वो मेथड्स थे, प्रोसीजर्स फॉलो किए थे, या जो भी पर्सनालिटी का के लिए जो भी उस टेस्ट या उस एक्सपेरिमेंट का जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, वो आपको सारा बिल्कुल परफेक्टली मेंशन करना है अपनी कॉपी पर, और वही उसी का एग्जाम होगा, और वो आपको ऑरली लिखना पड़ेगा, याद करके आपको एग्जामिनेशन में वो सारी चीजें उसकी उसका बिल्कुल एक एग्जामिनेशन होगा जैसे टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है, प्लस एक वाइवा भी होगा, लेकिन उसकी वेटेज सिर्फ 30% रहेगी, यानी उसकी वेटेज सिर्फ 30% है। जो एक एक्सटर्नल आएंगे, कोई भी बैरूनी शख्स आएगा, वो इसका आपको जो है इवैल्यूएशन करेगा। इसके साथ साथ जो आपका तीसरा पेज रहेगा आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक का, वो होगा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आपको ये सब चीजें एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, अपना नाम लिखना पड़ेगा, बिल्कुल यही फॉर्मेट रहेगा जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यू हैव टू एक्नॉलेज दैट आई हैव कंडक्टेड दिस। उसके बाद लास्ट पे जब ये एक्नॉलेजमेंट जो होगी, इस पेज पे एक सिग्नेचर स्टैम्प के साथ पड़ेगी, जो बिल्कुल एक कोऑर्डिनेटर, जो स्टडी सेंटर का जो भी रीजनल सेंटर है जहां आपने ये प्रैक्टिकल किया था, जहां की लेबोरेटरी सेटअप में आपने ये सारे प्रैक्टिकल्स किए थे, वहां का कोऑर्डिनेटर जो है इस पे एक स्टैम्प डालेंगे इस एक्नॉलेजमेंट पेज पे। और ये एक्नॉलेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। जब आपका ये इंटरनल असेसमेंट हो रहा होगा, जब आपका एग्जामिनेशन हो रहा होगा, उस वक्त जो आपका जो एक्नॉलेजमेंट पेज है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। तो दिस इज योर थर्ड पेज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो एकेडमिक काउंसलर है वो उनके लिए क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, वो कैसे ये प्रैक्टिकल्स कराएंगे। पहले उनके लिए जो पहली चीज है जो बहुत जरूरी है वो ये है कि उनको कुछ किताबें आपको रेफर करनी पड़ेगी, कोई भी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की किताब। उसके बाद दे विल इंट्रोड्यूस, वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो भी लर्नर्स हैं उनको बिल्कुल इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, यानी जो भी तजुर्बा कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं,
एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं, उसकी जो तफसील होगी, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह, जैसे उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना पड़ेगा। दे हैव टू एक्सप्लेन दिस ऑल। उसकी जो हाइपोथेसिस है, जो हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं, वो उसमें हेल्प करेंगे, उसके साथ आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का भी वो आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्म करेंगे। यानी जो भी आपके प्रैक्टिकल में, जो भी आपके एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो आईवीज डीवीज रहते हैं, उनको वो एक्सप्लेन करेंगे। फिर कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल कुछ चीजें कैसे, कुछ वेरिएबल्स जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, या जो एक्सटर्नल जो भी डिस्टर्बेंसेस है, या जो भी मैचिंग करनी है, जिनका भी इन्फ्लुएंस आ सकता है आपके एक्सपेरिमेंट पर, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट पर, उसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे वो आपको सिखाएंगे। तजुर्बाती हालात, यानी जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है वो कैसे आप सेट करेंगे। क्या आप रैंडमली ले रहे हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, या जो आपका जो आपका एक्सपेरिमेंट करने का जो कंडीशंस थी, या जिस कंडीशन में आप कर रहे थे, उसमें आपने क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं। क्या आपने किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स की मैचिंग की वहां पे, आपने कैसे जो है कुछ ऐसे एक्सटर्नल कंडीशंस को, नॉइज आता है या कोई भी ऐसा कंपाउंडिंग वेरिएबल है जिसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, एज का, जेंडर का, या कोई भी चीज है, वो आपने कैसे कंट्रोल की। उसके बाद इंतजामिया, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसका पर्टिकुलरली एक फॉलो प्रोसीजर रहेगा, इसके स्टेप्स क्या रहेंगे। पहले आपको कैसे, हाउ टू मोटिवेट द पार्टिसिपेंट, हाउ टू पार्टिसिपेंट को कैसे कंफर्टेबली बिठाना है, कैसे कंफर्टेबली उसको पहले इंट्रोड्यूस करना है पार्टिसिपेंट को, उसको कैसे समझाना है, और पार्टिसिपेंट को कितना अटेंटिव आपको रखना है उस टाइम पे, और कैसे पार्टिसिपेंट जो है वो क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करेगा, उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगी, उससे आपको क्या रिपोर्ट लेना है, और आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है व्हाइल यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट। आपको पहले कौन सी चीज दिखानी है, उसके बाद कौन सी चीज दिखानी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने, उसके बाद आपका जो रॉ डेटा आया, जो आपने डेटा लिया, जो आपने वो स्कोरिंग की, जो आपने वो स्कोर्स बनाए अपने, इसमें कितना स्कोर आया, इसमें कितना स्कोर, इसमें कितना रिएक्शन टाइम आया, इसमें कितनी टाइम्स इसने एरर किया पार्टिसिपेंट ने, या कितनी बार ये सही रहा इस चीज को बोलने में, वो सारे स्कोर्स आप एक जगह बिल्कुल उसका एक नोटबुक पे रखेंगे। एंड आफ्टर दीज स्कोर्स उसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, जो आपका जो भी इंटरप्रिटेशन वगैरह रहेगी इन फाइंडिंग्स की, ये सारी इंफॉर्मेशन, इस सारे का इंट्रोडक्शन जो है वो आपको आपके एकेडमिक काउंसलर देंगे। यानी वो आपको सब कुछ समझाएंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, पहले आपको वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगर वो आपको म्यूलर-लायर इल्यूजन का एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल परसेप्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, परसेप्शन में इल्यूजन्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, या जो म्यूलर-लायर इल्यूजन है उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगे कि वो कैसे बना, वो किन किन चीजों को देखता है, फिर क्या क्या आपका जो एक्सपेरिमेंट रहेगा इसमें क्या क्या हाइपोथेसाइज करेंगे आप, यानी क्या क्या टेंटेटिव सॉल्यूशंस देंगे, आप क्या कहेंगे। कुछ टेनेटेटिव एक आपके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर, या जो भी आपका ऑलरेडी आपके पास लिटरेचर है उसके बेसिस पर आप क्या हाइपोथेसिस बनाएंगे, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। फिर वो आपको इस बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे कि आपके पास क्या वेरिएबल्स है जो इंडिपेंडेंट है, कौन से वेरिएबल्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी वो वेरिएबल्स जिनके असर आते हैं, जिनका असर हम देखने की कोशिश करते हैं, जिनको हम कॉज बोलते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो जिनको हम इफेक्ट बोलते हैं, जिन पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो है असर आ जाता है। वो चीजें देखेंगे, वो बताएंगे कि कहाँ पे कैसे आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, या कैसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करेंगे। यानी जो कॉज है, कोई इफेक्ट लाने के लिए आप उसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे उसको लाने की कोशिश करेंगे। फिर कंट्रोल, फिर आप कैसे कंट्रोल्ड मैनर में करेंगे एक्सपेरिमेंट, कैसे इसमें एरर्स को कम करने की कोशिश करेंगे। वो चीजें आपको सब जो एकेडमिक काउंसलर होंगे वो आपको बताएंगे। तजुर्बे की तारुफ, जब भी ये सारा इंट्रोडक्शन होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, हाइपोथेसिस के बारे में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में, फिर वो आपको तजुर्बे की तैयारी कराएंगे। जो आपका एक्सपेरिमेंट है, अगर आप म्यूलर-लायर इल्यूजन कर रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे बिल्कुल कि आपको क्या क्या अपैरेटस की जरूरत है, कैसे कैसे आलात को लाने की जरूरत है, कैसे उसको समझने की जरूरत है कि आपको उसके साथ कैसे डील करना है, उसको कैसे कैसे आप चेंज करते रहेंगे प्रैक्टिकल के साथ।
या जो भी स्टॉप वॉच वगैरह है, या जो भी लिस्ट्स होते हैं हमारे पास, वर्ड्स के लिस्ट होते हैं, जब आप मेमोरी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बायलैटरल ट्रांसफर का जैसे एक्सपेरिमेंट है वो आप करेंगे, तो आप इन सब चीजों की पहले तैयारी रखेंगे। फिर आप जो भी आपका पार्टिसिपेंट होगा उसको पहले कंफर्टेबली बिठाएंगे, उसको इस चीज की इंफॉर्मेशन देंगे। और एक चीज जो इसमें एथिकली रहता है वो ये है कि क्या आपका पार्टिसिपेंट तैयार है, क्या वो बिल्कुल मोटिवेटेड है आपके प्रैक्टिकल में, आपके एक्सपेरिमेंट में शिरकत करने के लिए, क्या वो चाहता है इसमें पार्टिसिपेट करना, तो उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उसको क्या क्या बोलना है, ताकि आपका जो प्रैक्टिकल है, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट हो सके, उस पर किसी चीज का असर ना आ सके, कोई भी ऐसा एरर ना आ सके जो पार्टिसिपेंट की तरफ से होगा। यानी पार्टिसिपेंट का जो भी उसको टाइम ड्यूरेशन है, या जो भी जिस भी चीज पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिस पर उसको रिस्क हो सकती है कोई, तो वो चीजें आपको पहले ही एक्सप्लेन करनी है। तजुर्बे से गुजरने के लिए बाखबर रजामंदी, यानी जो मैंने पहले कहा कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत जरूरी है। यानी आपको बताना है कि इसमें रिस्क तो नहीं है कोई। क्या आप, अगर आप ये लिस्ट याद करेंगे, आपको इस लिस्ट को याद करने से इससे कोई इफेक्ट तो नहीं हो सकता है, कोई इसका गलत असर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप मेमोरी पे कर रहे हैं, मेमोरी फॉरगेटिंग पे कर रहे हैं। क्या उसको कोई ऐसी चीज तो नहीं है, या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें एक फिजिकल रिस्क भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई रिलैक्सेशन टेक्निक करा रहे हैं, उस पे उसका असर देख रहे हैं, तो जब आप वो बॉडी रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स करा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं फिजिकल इंजरी या फिजिकल हार्म का जो असर होता है वो आ जाता है वहां पे, मे बी उसको वूंड होगा, उसको और कोई प्रॉब्लम होगी, दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर एक्सपेरिमेंट, उसका असर जो है डेफिनेटली आपके एक्सपेरिमेंट पर आ जाता है। तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है कि आप ये चीजें क्लियर करो। और जहां भी आप एप्लीकेबल लगता है आपको, आपको सेशन को रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन उसको रिकॉर्ड करने से पहले भी आपको इजाजत लेनी पड़ती है। अगर पार्टिसिपेंट राजी हो जाता है, वो मान जाता है आपको सेशन रिकॉर्ड करने के लिए, और वो राजी हो जाता है, पहले पहले वो राजी हो जाता है कि वो मोटिवेट हो जाता है, ये सब चीज अगर उसको रिस्क है कोई, वो रिस्क लेने लेने के लिए तैयार है, एक साइंटिफिक पर्पज के लिए, एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए। दूसरी ये चीज कि अगर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड करने से पहले भी आपको इसकी इजाजत लेनी पड़ती है। और आपको हर चीज की हिदायत करनी पड़ती है। जो भी एकेडमिक काउंसलर है वो ये सारी चीजें करेगा, वो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेगा, यानी प्रैक्टिकल के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देगा कि क्या क्या प्रोसीजर है, कहाँ कहाँ पे कंट्रोल्स लगाने हैं, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे पर्टिकुलरली इसमें, क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और तजुर्बे के बारे में जो शरीक होता है, जो ये पार्टिसिपेंट होता है, इसमें जो भी कुछ डाउट्स होंगे, कंफ्यूजन होंगे, वो आपको पहले ही क्लियर करने हैं, और पार्टिसिपेंट को बताना है कि आपको कहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है, आपको कब अपनी जो है इंफॉर्मेशन देनी है, एक रिपोर्ट देना है, एक इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट देना अपने बारे में, क्योंकि आप एक इंसान के साथ डील कर रहे हैं। तो इंसान के साथ डील करना, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करना, इसमें कई सारे एथिकल इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एकेडमिक काउंसलर जो है इसकी एक पूरी तफसील से आपको इंफॉर्मेशन देगा, और ये जो प्रोसीजर है आप उसकी सुपरविजन के अंडर करेंगे। तो ये था एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। अब जो नफ्सियाती टेस्ट होंगे, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, टेस्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वहां आपको एक अपैरेटस की जरूरत नहीं है, वहां आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, वहां आपको वो आप लेबोरेटरी के बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट की नॉलेज, टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर करना है, टेस्ट के जो आइटम्स है आपको कैसे फिल करने हैं, टेस्ट का जो रिस्पॉन्स है आपको कैसे पार्टिसिपेंट से लेना है, आपको फिर इसकी कैसे, इसका जो डेटा होगा, रॉ डेटा होगा, इसकी स्कोरिंग कैसे करनी है, और ये स्कोरिंग जो है आपको कैसे इंटरप्रेट करनी है, फिर कैसे आपको जो है समराइज करना है अपनी इन फाइंडिंग्स को, अपना जो भी इसमें से आपको कुछ फाइंडिंग्स मिली, आपने इन स्कोर्स जो मिले, इनकी इंटरप्रिटेशन आप करेंगे। तो पहले आपको टेस्ट के लिए आपको एक मैनुअल होनी चाहिए। मैनुअल मींस ये हर चीज, हर टेस्ट के बारे में आती है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। टेस्ट का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, टेस्ट का जो कुछ आइटम्स की इंफॉर्मेशन होती है, कौन सा आइटम क्या चीज मेजर कर रहा है, किस आइटम की स्कोरिंग आपको कैसे करनी है, और ये टेस्ट आप
किस-किस पर कर सकते हैं आप। बिल्कुल एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर, एक फॉर्मेट बनाया हुआ होता है, जो सारी इन्फॉर्मेशन आपके मैनुअल में होती है, जो टेस्ट का मैनुअल आ जाता है। तो पहले ही आपको अच्छी तरह से जो आपका एकेडमिक काउंसलर होगा, वो टेस्ट मैनुअल को स्टडी करेगा। वो स्टडी करने के बाद आपको कुछ चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएगा, जैसे टेस्ट टेस्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, टेस्ट का ऑथर, टेस्ट कहाँ-कहाँ से डेवलप हुई, फिर टेस्ट के जो कॉन्टेक्सचुअल कंसिडरेशंस है, यानी इन कॉन्टेक्स्ट्स में क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, इसकी वैलिडिटी कितनी है, क्या ये टेस्ट रिलायबल है। कुछ मेजर्स होते हैं, क्रॉनबैक्स, अल्फा जैसे मेजर्स, तो वो चीज़ें हमें बताती है कि क्या ये टेस्ट रिलायबल है, इसकी रिलायबिलिटी कितनी ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन पर, या किसी ने ये टेस्ट किया है हमारी पॉपुलेशन पर, फिर उसके क्या जो है रिजल्ट्स आए हैं, उसके क्या स्कोर्स आए हैं। और इसके अलावा कि टेस्ट की में क्या-क्या कितने आपके आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, यानी एक-एक आइटम जो होगा वो एक-एक चीज़ को मेजर करेगा, एक-एक जो है एक-एक वेरिएबल को, एक-एक कंस्ट्रक्ट को मेजर करता जाएगा। और जब भी मेजर करता जाएगा ये टेस्ट, तो इन सारे तो कुछ-कुछ आइटम्स होंगे, और वो जो आइटम्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, जो आप देते जा रहे हैं अपने पार्टिसिपेंट को, वो क्वेश्चंस का नंबर क्या है, उसका भी असर आ जाता है आपकी रिलायबिलिटी पर, टेस्ट कितना रिलायबल है, उसकी उसकी रिलायबिलिटी, उसका जो वैलिडिटी वगैरह, वो सारी चीजें, और क्या ये किस किस पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल है, किस एज के हिसाब से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं किसी पर, या कौन से जो क्या आपकी पॉपुलेशन, क्या ये कल्चर फ्री टेस्ट है, क्या पॉपुलेशन का असर आ सकता है, आपके कल्चर का असर आ सकता है, क्या ये लिमिट है किसी एज ग्रुप पर, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। क्या ये लिमिट है किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल पर, क्या हम किसी पर कर सकते हैं, किसी पर नहीं कर सकते हैं, तो किसके लिए बनाया गया है, वो सब इंफॉर्मेशन जो आपको है वो एकेडमिक काउंसलर देंगे, ये सब चीजों के बारे में। उसके बाद जब आपको टेस्ट वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर आपको वो सिखाएंगे कि टेस्ट की तैयारी में आपको क्या चीजें रिक्वायर्ड है, जैसे टेस्ट बुकलेट, आंसर शीट की जरूरत पड़ेगी, स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ेगी, ये सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन भी वो देंगे। शरीक के लिए साथ ताल्लुकात कैसे, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट के टाइम आपने उनको मोटिवेट किया था, आपने एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया था, आपने बिल्कुल उनसे हर चीज के बारे में आपने इंफॉर्मेशन दी थी, उनके डाउट्स क्लियर किए थे, और उनको बताया गया था कि उनसे क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट या ड्यूरिंग द टेस्ट, उनसे क्या क्या चीजें जो है वो उनसे एक्सपेक्टेड है, उनसे रिक्वायर्ड है। टेस्ट की वजाहत जरूरी है कि तरीकेकार, ड्यूरेशन क्या है टेस्ट का, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे टेस्ट को करने के लिए, क्या क्या इसमें जो है प्रोसीजर रहेगा इस टेस्ट को करने के लिए, और टेस्ट से जो गुजरने के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसा कि आपने एक्सपेरिमेंट के टाइम किया था। और सीखने वाले जो होंगे, जो लर्नर्स होंगे, उनके लिए ये तरीक़ेकार ज़रूरी है कि वो इन सब चीज़ों की वज़ाहत को पहले सीखें, टेस्ट को करने से पहले, कि टेस्ट में क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, टेस्ट में क्या-क्या प्रोसीजर्स है, टेस्ट में क्या-क्या स्टेप्स है, टेस्ट में क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, और भी चीज़ें आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए टेस्ट को करने से पहले, यानी कि टेस्ट की हिस्ट्री क्या है, टेस्ट जो है वो क्या चीज़ मेजर करता है, वो किस साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को जो है मेजर कर रहा है, किस साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को जो है वो टैप कर रहा है। और आपको सीखने वालों से कहीं कि वो जोड़ों में एक दूसरे पर टेस्ट का इंतजाम करेगा। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कभी-कभी आप अपने क्लासमेट्स पर भी कर सकते हैं, अगर टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो। इफ यू कैन एडमिनिस्टर द टेस्ट, अगर आप अपने ये टेस्ट एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने फ्रेंड पर, अपने कलीग पर, अपने क्लासमेट पर, तो कहीं कहीं आपका पार्टिसिपेंट आपका कलीग ही बन जाता है। उसके बाद जब आप ये टेस्ट सीखेंगे, उसके बाद इसकी स्कोरिंग करनी है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, इसमें जो सारी हेल्प चाहिए आपको, वो आपका एकेडमिक काउंसलर ही करेंगे। और ये प्रैक्टिकल सेशंस में आपको बिल्कुल प्रेजेंट रहना है, आपको आना है लेबोरेटरी में, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी में, जहाँ पे ये सारी चीजें जो है ये क्लियर हो जाएंगी, जहाँ पे ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेंगी, जहाँ से ये आप सारा कुछ सीख सकते हैं किसी की सुपरविजन के अंदर, एक एकेडमिक काउंसलर की सुपरविजन के अंदर। अब जो सीखने वाले हैं उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, वो ये है कि प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन,
जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल के लिए काउंसलिंग सेशन के शेड्यूल के हवाले से अपने स्टडी सेंटर से आपको राब्ता करना है, यानी जहां भी जो भी आपका रीजनल सेंटर है वहां उनसे आपको बिल्कुल एक कंटैक्ट रखना है, उनसे बताना है कि हमारे सेशंस कब होंगे, टाइमिंग क्या होगी, और फिर आपको प्रेजेंट रहना है उन सेशन में, क्योंकि ये जो सेशंस है आपके, जो ये प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन है, इसके मार्क्स है, इसके आपको जो 70% वेटेज मिलेगी वो आपको इंटरनल्स के बेसिस पर ही मिलेगी, वो आपको अपने इंटरनल्स के बेसिस पर ही मिलेंगी, जो आपको ये इंटरनल सब्जेक्ट इवैल्यूएशन जो होगी उसमें जो आपका लेबोरेटरी कंपोनेंट है, ये 2 क्रेडिट्स का टोटल है, 50 मार्क्स में से जो 70% मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके इंटरनल्स में। इंटरनल्स में आपका एक तो ये प्रैक्टिकल सेशन आता है, यानी आपको अटेंड रहना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में आना पड़ेगा, आपको एकेडमिक काउंसलर से मिलना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपको साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल करने पड़ेंगे, और आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये प्रैक्टिकल नोटबुक है, इसको लिखने के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट जो आपने पहले ही देखा कि इसमें जो पहले पेज होते हैं, जो फ्रंट पेज होते हैं, उसमें इंक्लूडेड है जो आपने देखा, जो उसका टाइटल पेज था उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट था, जो पहले शुरू में मैंने आपको दिखाया अपने स्क्रीन पर कि वो कैसे आपको उसको फॉर्मेट आप कैसे फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाई, जो सर्टिफिकेट में इंक्लूडेड है सब कुछ, नाम वगैरह ये सारी चीजें, और फिर उसमें इंक्लूडेड है आपका एक्नॉलेजमेंट पेज के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रैक्टिकल बिल्कुल एक प्रॉपर प्रोसीजर में जो है आपको लिखनी पड़ेगी, यानी आपको टाइटल देना पड़ेगा, टाइटल में आपको जिक्र करना पड़ेगा कि ये क्या है, आप स्टडी कर रहे हैं म्यूलर लायर इल्यूजन को, या आप बायलेटरल ट्रांसफर को स्टडी करेंगे, बिल्कुल एक पर्टिकुलर एक कैची टाइटल होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, जिस तरीके से आप लिखते हैं जैसे टू स्टडी द म्यूलर लायर इल्यूजन इन अ पार्टिसिपेंट, इस तरीके से रहेगा आपका टाइटल। उसके बाद आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए टाइटल के बाद, यानी जो आपके बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आपके प्रैक्टिकल के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर आप 16 पीएफ कर रहे हैं तो ये होगा कि 16 पीएफ से आपको शख्सियत का अंदाजा लगाना है, यानी आपको बताना है कि 16 पीएफ से आपको क्या क्या डिमेंशंस मिले पर्सनालिटी में, यानी क्या क्या ट्रेट्स मिले, क्या आपको न्यूरोटिक ट्रेट्स मिले, क्या आपको एक्सट्रोवर्ट ट्रेट्स मिले, तो वो सब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यानी अगर आप म्यूलर लायर इल्यूजन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि म्यूलर लायर इल्यूजन में जब आप पहली वाला जो स्लाइड दिखा रहे हैं, क्या उससे इल्यूजन कितने देर तक रहता है, और आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप दूसरी स्लाइड दिखा रहे हैं उसमें कितने टाइम तक इल्यूजन रहता है, कब तक उसको लगता है, या कितनी डिफरेंस उसको लगती है उन दोनों जो वो दोनों लाइंस आपने उसको दिखाई है, उन दोनों के बीच में उसको कितनी डिफरेंस नजर आ रही है, और ये डिफरेंस जो है ये आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, इसमें क्या क्या बिल्कुल, अगर आप ब्रॉडली अपना टाइटल बना रहे हैं इसको स्टडी करना है, फिर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि आप ये चीजें जो है पर्टिकुलरली जिसके बारे में आप बहुत पर्टिकुलर है, जैसे 16 पीएफ में आपको न्यूरोटिक ट्रेट्स आइडेंटिफाई करने हैं, आपको एक्सट्रोवर्ट ट्रेट्स आइडेंटिफाई करने हैं, आपको बाकी पर्सनालिटी के डायमेंशंस आइडेंटिफाई करने हैं, वो आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे अपने एम्स ऑब्जेक्टिव्स में। उसके बाद आपको हाइपोथेसिस बनाने पड़ेंगे। हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस के इसमें आपको जो सारे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो म्यूलर लायर इल्यूजन में होगी, वो आपकी वो पर्टिकुलर वो 2 लाइंस होंगी, ठीक है, किस तरीके की लाइन, आपके आप क्लोज्ड वाली लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप ओपन एरो वाली लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी वो आपके कंट्रोल में है, उस चीज को आप चेंज कर रहे हैं। वो जो क्लोज्ड वाली लाइन है उस टाइम पे क्या असर रहता है, और जो वो ओपन वाली लाइन है उसका क्या असर रहता है, तो वो चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या रहा, यानी जिस चीज पे आपका कंट्रोल है, उन लाइंस पे आपका कंट्रोल है, और उसका इफेक्ट जो है वो एक इंसान पर आ रहा है, और वो इफेक्ट जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बन रहा है, यानी उस पे असर आ रहा है, तो वो हाइपोथेसिस जो है वो आपको पहले ही सेट करनी है। उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन यानी पहले आपको टाइटल मेंशन किया ऊपर,
पहले पेड्स पेड्स वो आपको कैसे सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट वगैरह इंक्लूड करना है। फिर आपको स्टार्ट करना है अपना प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा आपके टाइटल के साथ, टू स्टडी, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं। फिर आपको स्पेसिफिकली उसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करने हैं, और ये एम्स ऑब्जेक्टिव्स 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, 5 से कम भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप अपने हाइपोथेसिस बनाएंगे। यानी कि आपको लगता है कि अगर ऑलरेडी स्टडी हुई है, या म्यूलर लायर इल्यूजन ये कह रहा है कि क्लोज्ड लाइन जब होती है तब आपको वो लाइन शॉर्ट नजर आती है, तब आपको इल्यूजन हो जाता है कि आपको लेंथ का इल्यूजन हो जाता है, यू कैन नॉट परसीव द लेंथ, यू विल से द लाइन इज शॉर्टर देन द लाइन दैट इज ओपन एंडेड, जिसका एरो जो है वो ओपन एंडेड है। तो ये ऑलरेडी आपका हाइपोथेसिस बना हुआ है। तो ये हाइपोथेसिस अब आपके एक्सपेरिमेंट से आप इसको टेस्ट करेंगे। आप बताएंगे क्या ये हाइपोथेसिस अब रिजल्ट्स में पता चला, क्या ये सही हाइपोथेसिस है, क्या ये एक्सेप्ट हो गया, या फिर क्या ये हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट कर लिया। तो वो चीज आपके स्कोर से पता चलेगी, आपका रिजल्ट से पता चलेगी। यानी आपको ये चीजें पहले करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपको सारा कुछ जो भी 16 पीएफ या जो भी म्यूलर लायर इल्यूजन है उसका सारा इंट्रोड्यूस करना है। परसेप्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है म्यूलर लायर के इल्यूजन के बारे में, जो आपको जनरली करते हैं हर प्रैक्टिकल में। उसके बाद जो भी चीजें म्यूलर लायर इल्यूजन के रिलेटेड है या 16 पीएफ के रिलेटेड है, वो आप सारा इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन देंगे अपने टेस्ट की, या अपने जो आपका एक्सपेरिमेंट होगा उसकी उसकी स्पेसिफिकली आप मेंशन करेंगे ये टेस्ट है क्या, ये टेस्ट कहाँ से आया, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, पर्टिकुलरली किस चीज को ये स्टडी करता है, इसका ऑथर क्या है, इसका बुनियादी मकसद क्या है, या इस टेस्ट में अगर कुछ आइटम्स है इसमें, जो इसमें मेजर्स है उनकी क्या तादाद है, और जो जो भी डायमेंशंस वगैरह है, ड्यूरेशन टाइम की, वो आपको मेंशन करेगा करना पड़ेगा। आपको रिलायबिलिटी मेंशन करनी पड़ेगी टेस्ट की, उसकी तौसीक, उसकी स्कोरिंग के बारे में बताना पड़ेगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में आपको सब चीजें बतानी पड़ेगी एक्सपेरिमेंट के बारे में, कि आपको किन किन चीजों को, किन किन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में आप ये सब कर सकते हैं, क्या आपके कंट्रोल्स जो है किन किन चीजों पर होने चाहिए, कौन से एक्सटर्नल वेरिएबल्स ऐसे हैं जो आपको कंट्रोल रखने हैं यहाँ पे, वो आपको पहले ही जो है इसमें अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में मेंशन करना है। और उसको मेंशन करने से आपको प्रैक्टिकल करने में इजी हो जाएगा। यानी जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पहले से ही पता होगी कि ये जो टेस्ट है इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस की जरूरत है, इसमें कौन कौन से हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, कौन कौन से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इसमें क्या क्या पहले ही हाइपोथेसाइज किया गया है, इसमें किन किन चीजों को हमें टेस्ट करने की जरूरत है, क्या ये चीज सही, हमारे तजुर्बे में भी यही चीजें हमें मिलेंगी, क्या या फिर ये चीजें जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगी। वो चीजें भी आपको ध्यान में रखने हैं। वो तब हो जाएगा जब आप ये डिस्क्रिप्टिवली लिखेंगे इस टेस्ट के बारे में, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। उसके बाद जो आपके मटेरियल्स, इसकी मवाद, जो भी चीजें जरूरी होंगी, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो आपने कौन कौन से apparatus यूज किए हैं, अगर आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट किया है तो आपने क्या क्या चीजें, आपका मैनुअल था, आपके पास आंसर शीट था, या क्या आपके पास कुछ ऐसे ब्लॉक्स वगैरह थे जिसे परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह करते हैं, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या मटेरियल्स थे जिनकी रिक्वायरमेंट आपकी टेस्ट में आई है, वो आप इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे। यानी पहले आप स्टार्ट करेंगे विद द टाइटल, टाइटल के बाद अपने एम्स ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद अपनी हाइपोथेसिस इंक्लूड करेंगे, हाइपोथेसिस के बाद इंट्रोडक्शन जो होगा, ये वाला जो पैरा होगा ये सबसे बड़ा होगा आपके प्रैक्टिकल नोटबुक का, क्योंकि इसमें आप सारा कुछ इंक्लूड कर रहे हो, जो जिस चीज पर आप, जो भी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट पर आप काम कर रहे हैं, जो भी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट या जो भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल नोटबुक। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन देनी है अपनी, जो भी आपका टेस्ट है या जो भी एक्सपेरिमेंट है उसको मतलब उसमें जो भी प्रिकॉशंस है, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है, या जो भी उसकी जो अपनी पेक्यूलैरिटीज है इस टेस्ट की, वो मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके मटेरियल्स वगैरह जो आप रिक्वायरमेंट होंगी जिनकी, उसके बाद अपने आप पार्टिसिपेंट का प्रोफाइल देंगे, यानी जिसको आपने इस टेस्ट में शरीक कराया,
जिसको आपने इस टेस्ट में इंक्लूड किया, वो पार्टिसिपेंट कौन था? वो पार्टिसिपेंट, उसका एज, उसका जेंडर, उसकी जो भी डेमोग्राफिक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी उसकी सोशो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, यानी उसका तालीमी काबिलियत क्या है, यानी वो ऑक्यूपेशन क्या करता है, जिन जिन चीजों का असर, जिन जिन चीजों का जो भी सोशो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है, जिनका असर आपके प्रैक्टिकल, आपके एक्सपेरिमेंट, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट पर आ सकता है। पर्सनालिटी पर तो बहुत सारी चीजों का असर है, जैसे उम्र का भी असर है, जैसे आपके जेंडर का भी असर है, जैसे आपके ऑक्यूपेशन का भी असर है, जैसे आपकी जो प्रोफेशन है जिसमें आप होते हैं, वो चीज भी, उसका भी तो जाहिर सी बात है उसका भी असर हो जाएगा। इसके अलावा आपकी तालीमी काबिलियत, और आप किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, किस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या आप रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं, आप अर्बन एरिया को बिलोंग करते हैं, कौन से शहर से है, कौन सी कंट्री से है, इसका भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपके एक्सपेरिमेंट पर, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट पर। इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से मेंशन करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। उसके बाद आपको प्रोसीजर, जो आपका तरीकेकार रहेगा, जिस तरीके से आप करेंगे, यानी प्रोसीजर में आपको इंक्लूड करना है प्रिपरेशन। टेस्ट जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, जब आपने स्टार्ट किया अपना स्टार्टिंग, मतलब उस चीज में, उसमें आपने किन किन चीजों का ख्याल रखा, किन किन चीजों की जो जरूरत थी आपको पड़ी, क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे, क्या क्या चीजें आपने की। फिर आपने जो रैपोर्ट है, रैपोर्ट जो है वो आपने कैसे बनाया। रैपोर्ट मीन्स, रैपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपने जो मोटिवेट किया, आपने किस तरीके की एक रिलेशनशिप बनाई अपने पार्टिसिपेंट के साथ, यानी जब आप उसको इन्फॉर्म कंसेंट कराते हैं, जब आप उसकी वो कंसेंट लेते हैं दैट द पार्टिसिपेंट इज विलिंग टू पार्टिसिपेट, तो उस टाइम पे आपको उसको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, जो भी रिस्क होते हैं, जो भी प्रिकॉशंस होते हैं, या जो भी उससे एक्सपेक्टेड होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके साथ साथ आपको हर चीज मालूम होनी चाहिए उस पार्टिसिपेंट के बारे में, व्हाइल ही इज गोइंग थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाइल ही इज टेकिंग द टेस्ट। जिन जिन चीजों का असर आपके प्रैक्टिकल पर आ सकता है, जो जो भी एक्सटर्नल वेरिएबल हो सकता है, जिसका इन्फ्लुएंस आ सकता है, वो चीजें आपको कैसे पता चलेगी, जब आपका रैपोर अच्छा होगा, यानी जब आपका रैपोर अच्छा होगा, आपका ताल्लुक अच्छा होगा, वो हर चीज आपसे डिस्क्लोज करने के लिए तैयार हो जाएगा, जो भी आपको टेस्ट के रिलेवेंट चीजें होंगी, वो रिलेवेंट चीजें जानने के लिए एक ताल्लुक, एक रैपो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये आपने कैसे पैदा किए, आपने कैसे अपने पार्टिसिपेंट को मोटिवेट किया। उसके बाद तरीके और इंतजामिया जो है, जो आपका प्रोसीजर है, जो भी आपका इसका प्रोसीजर है, मेथड्स है, उसमें आपको ये प्रिपरेशन, रैपोर्ट के बारे में बताना पड़ेगा, प्लस इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या क्या सख्ती से इंस्ट्रक्शंस थी, यानी क्या क्या चीजें थी जिससे आप पर्टिकुलरली इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पर देख रहे थे, यानी कॉज, कॉज जो आप बना रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट में, जैसे कॉज एंड इफेक्ट किसका स्टडी कर रहे थे, इफेक्ट को देखने के लिए आपको किन किन चीजों को कंट्रोल करना पड़ा, कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल वेरिएबल्स है जिनका असर आ सकता था। क्या इसको पहले ही तो नॉलेज नहीं थी इस टेस्ट के बारे में, क्या ये पार्टिसिपेंट इस चीज के बारे में जानता तो नहीं था, ये इसका प्रोफेशनल जो है वो क्या है, कौन सा प्रोफेशनल से रिलेटेड है, क्या इसने पहले इस चीज को कभी एक्सपोजर मिला है, तो उन चीजों का असर आपके एक्सपेरिमेंट पर जरूरी आएगा। तो उसकी वजह से आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, जो आपने पहले ही हाइपोथेसाइज किया होगा कि इन चीजों का असर है। मे बी वो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे अपने एक्सपेरिमेंट में, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो आपको बहुत ही एक प्रॉपरली फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको कुछ प्रिकॉशंस भी रहते हैं, वो भी आपको इंक्लूड करने का पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, वो है इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट आपने कैसे लिया अपने इस पार्टिसिपेंट से, जो आपका ये शरीक था, ये टेस्ट कर रहा था, या इससे आपने कोई टेस्ट एडमिनिस्टर किया, तो उसने उन टेस्ट पर जो है ना, ही गेव हिज रिस्पॉन्सेज, उसने अपने रिस्पॉन्सेज दे दिए, तो वो रिस्पॉन्सेज आपने ले लिए, तो उसको मुकम्मल होने के बाद आपको एक इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लेना चाहिए कि उसको क्या लगा, उसने क्या एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट या ड्यूरिंग दिस टेस्ट,
what are his opinions, what are his experiences, not the opinions but the experiences. How was the participant feeling, what is the participant now trying to tell you, what he wants to disclose. यानी टेस्ट करने के दौरान जो भी उसको दरपेश एहसासात थे या जो भी रुकावटें उसको आई थी, वो सब चीजों के बारे में आपको बताएगा अपनी इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में। यानी वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। पहले आप जब प्रोसीजर लिख रहे हैं तो प्रोसीजर में आप इंक्लूड कर रहे हैं प्रिपरेशन, रैपोर्ट, इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस के बाद प्रोसीजर्स का जो एक और चीज है वो है जो प्रोसीजर में ही इंक्लूड होगा, दैट इज इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। उसके बाद आपकी स्कोरिंग होगी, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन। यानी आप स्कोर कर रहे हैं, अगर आप एक टेस्ट ले रहे हैं तो टेस्ट में आपने इनको रा स्कोर्स दे दिए, जो भी पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्सेज थे, यू स्कोर देम, यू रा स्कोर देम, और वो आपका एक रॉ डेटा बनता है। उस रॉ डेटा को आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, उसको किन किन स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स से आपको गुजारना है, कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रोसीजर्स उस पर अप्लाई करने हैं, कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने हैं, उस बेसिस पे आपकी स्कोरिंग बनेगी। स्कोरिंग के बाद आप जो आपका स्कोर आया, ये स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स, ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट, इस पर अप्लाई करने के बाद आपको एक इंटरप्रिटेशन लिखनी है कि इसका क्या मतलब है, इन चीजों, स्कोर अगर आया तो ये स्कोर से हमें क्या पता चलता है, या अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, और ये चीजें आपको स्कोरिंग के बाद ही पता चलेगी। उसके बाद आपको डिस्कशन लिखना है, डिस्कशन के बाद आपको कंक्लूजन लिखना है, और कंक्लूजन के बाद आपको जो इसका इख्तिताम करना है अपने प्रैक्टिकल का, वो होगा विद योर रेफरेंसेस। यानी आपको रेफरेंसेस देनी है, यानी रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके प्रैक्टिकल में इंक्लूड होने चाहिए। तो पहली चीज जो थी वो थी टाइटल के बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट था दैट वाज रिगार्डिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो है आपने इंक्लूड किया था इसमें हाइपोथेसिस लिखने के बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो सबसे बड़ा एक पार्ट होगा आपके प्रैक्टिकल नोटबुक का। उसके बाद टेस्ट की तफसील, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल, क्योंकि जो अगर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन पता है टेस्ट की, तब जाके आप इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रैक्टिकल को अच्छे से कर पाएंगे। आपके सारे जो कंट्रोल्स होंगे, जो एरर्स होंगे, वो कम हो जाएंगे। और आपको क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो इसके बाद लिखेंगे। उसके बाद आपने पार्टिसिपेंट का प्रोफाइल देंगे। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है मालूमात रखना, क्योंकि इन चीजों का असर आपके प्रैक्टिकल पर, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट पर, आपके एक्सपेरिमेंट पर जरूरी होगा। फिर उसके बाद जो है आपको प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। प्रोसीजर यानी जो भी इसमें आपने तरीकेकार, जो भी स्टेप्स है, जो भी आपने इंक्लूड किया है, कैसे प्रिपरेशन की है आपने टेस्ट की, कैसे प्रिपेयर किया अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप को, फिर कैसे रैपोर्ट आपने बनाया, फिर कैसे आपने हिदायत दी, फिर कैसे आपने क्या क्या प्रिकॉशंस ली। उसके बाद प्रोसीजर के बाद आपको एक इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लिखना है, यानी आपके पार्टिसिपेंट का क्या एक्सपीरियंस रहा, उसको क्या क्या रुकावटें लगी, या उसको क्या क्या महसूस हुआ कि ये एक्सपेरिमेंट जो है सही तरीके से नहीं हुआ, या कैसे उसको लगा कि ये एक्सपेरिमेंट सही तरीके से हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से उसको क्या, what are his feelings, what were his feelings during the experiment। उसके बाद आपको स्कोरिंग करनी है, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन। स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन बिल्कुल आपको, जब अपने रॉ स्कोर्स ले लिए, रॉ डेटा लिया अपना, रॉ स्कोर्स करने के बाद आपको कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना पड़ेगा, टी टेस्ट लगाना पड़ेगा, मीन देखना पड़ेगा, या जो भी चीजें आप लगा रहे हैं, जो भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर आपको लगाना पड़ेगा इस पे, वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करने के बाद आपके पास बिल्कुल एक स्टैंडर्ड स्कोर होगा। जो आपका स्टैंडर्ड स्कोर होगा उसको आपको फिर इंटरप्रेट करना है, उसकी तशरीह लिखनी है कि इसका मतलब क्या है स्कोर का, ये स्कोर हमें इस पार्टिसिपेंट के बारे में क्या कहते हैं, हमें इस पार्टिसिपेंट में इन साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के बारे में क्या चीजें बताते हैं। उसके बाद आपको डिस्कशन लिखना है। डिस्कशन पर आपको बहस करनी है कि जो भी आपके नताइज आए क्यों ऐसे आए। अगर आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई तो क्यों एक्सेप्ट हुई, अगर रिजेक्ट हुई तो वो सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी कि क्या हो सकते हैं लिमिटेशंस आपके एक्सपेरिमेंट में या आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट में, या किन चीजों का असर आया होगा, कौन से एरर्स आए होंगे, वो सब आपको डिस्कशन में लिखना पड़ेगा। डिस्कशन में लिखने के बाद आपको कंक्लूजन पे आना है, यानी आप
कैसे इसको इख्तिताम करना चाहेंगे, कैसे इसको कंक्लूड करना चाहेंगे, अपने इस प्रैक्टिकल को, अपने इस एक्सपेरिमेंट को, अपने इस जो भी आपकी फाइंडिंग्स, जो भी आपको मिला, जो भी आपकी इंटरप्रिटेशन हुई, उसके बेसिस पर आपको उसको कैसे कंक्लूड करना चाहते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और सबसे आखिर का हिस्सा आपके प्रैक्टिकल नोटबुक का है, वो है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आपको सारी किताबें मेंशन करनी है, वो सारे वेबसाइट्स मेंशन करने हैं, वो सारे जो भी मैनुअल्स का इस्तेमाल किया आपने, या जो भी टेस्ट का इस्तेमाल किया आपने, जो भी अपैरेटसेस, जो भी चीजें आपने इसके दौरान, अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान इस्तेमाल की, वो सारी आपको रेफरेंसेस में, वो सारी चीजें, वो किताबें, वो वेबसाइट्स, वो मैनुअल्स, वो आर्टिकल्स, वो कोई भी ऐसा रिसर्च साइंटिफिक स्टडी आर्टिकल होता है उसको मेंशन करना है, या कोई भी वेबसाइट से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली वो आपको मेंशन करना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वरना अगर आप रेफरेंसेस नहीं देते हैं, तो रेफरेंसेस नहीं देने से क्या होता है, ये एक बिल्कुल एक प्लेजरिज्म की तरह होता है, ये एक थेफ्ट की तरह होता है, किसी का काम लिया हुआ अपना बना लेना उसको। इसलिए आपको उन चीजों को जरूरी, उन लोगों को, उन ऑथर्स को, उनका हवाला देना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो है अपना एक इथिकल गाइडलाइन फॉलो कर सके, एक इथिक्स के साथ चल सके अपने इस काम में जो भी आपने स्टडी की है। हवाला जात जो है, या जो रेफरेंसेस है, ये आपको एपीएस स्टाइल के हिसाब से करना पड़ेगा। जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने अपना एक एपीएस स्टाइल दिया है, जो अभी अपने 7th एडिशन में है। इसके कई सारे एडिशंस आते गए, जिन्होंने अपना अपना फॉर्मेट देते गए कि कैसे किस किस फॉर्मेट से आपको किताबों को रेफर करना है, कैसे आपको जर्नल आर्टिकल देना है, कैसे आपको बुक चैप्टर लिखना है, कैसे आपको वेबसाइट्स लिखनी है। तो वो सारी चीजें जो है उनको हवाला देने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता था, एक पर्टिकुलर एक तरीका होता था इसको लिखने का। तो ये तरीका जो है, ये एपीएस स्टाइल जो है, ये हमारे पास कई सारे स्टाइल्स है, लेकिन जो हम फॉलो करते हैं साइकोलॉजी में मोस्ट जनरली वो एपीएस स्टाइल ही होता है। और एपीएस स्टाइल जो है वो अभी अपने 7th एडिशन में है। इसमें आप बुक्स को बिल्कुल ऐसे रखेंगे, यानी जो पहला नाम का पहला जो इनिशियल होता है उसमें जैसे अनस्तसी ए, यानी जो ए है, ए इसका इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, नेम का एक पहला हिस्सा है, लेकिन इस हिस्से में सिर्फ आपने इनिशियल को मेंशन किया है, आपने सिर्फ ए मेंशन किया है। और अनस्तसी जो है, जो उसका लास्ट नेम है, उसको आगे लाया है, उसके बाद कॉमा किया है, उसके बाद आपने इनिशियल ए को लाया है, फिर आपने ब्रैकेट में मेंशन किया है जो ईयर है, जिस जिस ईयर में ये बुक पब्लिश हुई है उसका नाम, फिर आपने बुक का नाम लिखा है, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बुक है, उसके बाद आपने प्लेस का नाम, लंदन में पब्लिश हुई है, और पब्लिशिंग हाउस का नाम। ये बिल्कुल एक फॉर्मेट है जो बुक्स के लिए। इसी तरह से आर्टिकल के लिए, आर्टिकल का जो भी टाइटल है, उसके बाद आर्टिकल का जो जर्नल का नाम है, उसका वॉल्यूम क्या है, पेज नंबर्स क्या है, वो मेंशन करने हैं। फिर बुक चैप्टर, ऐसे ही कोई एडिशंस होते हैं, यानी जो भी इस बुक चैप्टर का ऑथर है उसका नाम, फिर उसके बाद उस टाइटल उस बुक चैप्टर का, फिर बुक चैप्टर का जो बुक्स का जो ऑथर है, घर एस एटॉल, एटॉल मींस जो उसके बाद के ऑथर्स है, अगर ये आपके 3 से ज्यादा ऑथर्स है, यू मेंशन एटॉल इन दिस एपीए 7th एडिशन। फिर आपको वेबसाइट्स बिल्कुल, उनका भी फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, जहां पे आपको यूआरएल मेंशन करना पड़ेगा, और आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कब एक्सेस किया है इस वेबसाइट को। तो प्रैक्टिकल नोटबुक ये बहुत जरूरी है कि जब आपने ये प्रैक्टिकल नोटबुक बनाई, ये सारी चीजें फॉलो की रेफरेंसेस तक, उसके बाद आपको ये नोटबुक का एक फोटो स्टार्ट अपने पास रखना है। यानी आपका जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसकी फोटो कॉपी आपको स्टडी सेंटर में जमा करने से पहले अपने पास रखेंगे, यानी उसकी फोटो कॉपी बिल्कुल अपने पास रखनी है, और कॉपी जो है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी अपने रीजनल सेंटर पर। और बिल्कुल जब आप ये सबमिट करेंगे उस टाइम आपको एक्नॉलेजमेंट्स पेज, जो आपके प्रैक्टिकल नोटबुक के पहले 3 पेज में से तीसरा पेज जो आपके एक्नॉलेजमेंट पेज होगा, उस पे आपको स्टैम्प और सिग्नेचर करवाना है, जो इग्नो का कोऑर्डिनेटर होगा उनसे। उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन कैसे होगी, इवैल्यूएशन में यही एग्जामिनेशंस होते हैं आपकी, जैसे आपका जो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि इसमें जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा, टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो हिस्सा होगा वो सिर्फ 30% का हिस्सा होगा, यानी 30% ही मार्क्स रहेंगे उसके। तो वो बिल्कुल इनका बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे
उस दिन आपको प्रैक्टिकल नोटबुक लेकर आना है। आपको प्रैक्टिकल नोटबुक पहले साइन होना चाहिए। जब आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक साइन्ड होगी अपने एकेडमिक काउंसलर से, फिर आपको एग्जाम देना है। यानी एग्जाम क्या होगा, उसमें वाइवा होगा, आपको लिखना भी है। यू हैव टू राइट द पेपर एज वेल। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके आपको जवाबात लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद जो होगा, मे बी इट्स अबाउट द आपने कंडक्ट कैसे किया एक्सपेरिमेंट, या आपको एक्सपेरिमेंट करने को कह भी सकते हैं। इसमें इसमें बिल्कुल एक प्रॉपर एक एग्जामिनेशन होगा। लेकिन इसका जो होता है इवैल्यूएशन के जो परसेंटेज होती है वो सिर्फ 30% की होती है। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर आपका दाखला युकुम जुलाई से 14 अगस्त तक हुआ है, तो आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो इसी के दौरान होगा। यानी अगर आप जुलाई में आ गए हैं एडमिशन के लिए, तो आपका जो डेट रहेगा वो 1 जुलाई से 14 अगस्त तक रहेगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का। अगर आपने जनवरी में एडमिशन किया है, तो आपका 1 जनवरी से 15 फरवरी तक रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें अपनी जो भी प्रैक्टिकल नोटबुक आपको कैसे मेंटेन रखनी है, कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल नोटबुक के बारे में एग्जामिनेशन कैसे होगा, और आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है प्रैक्टिकल करते वक्त, एकेडमिक काउंसलर से किन किन चीजों की इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, और अपने लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें जो है इनका बिल्कुल आपको तफसील से समझ चुके होंगे इन चीजों को।